प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व से लेकर 148 ईसा पूर्व यानी 36 वर्ष तक उसने शासन किया और जो मगध का साम्राज्य विघटित विभाजित होने की दिशा में अग्रसर था, विभाजनकारी जो प्रवृत्तियां सिर उठा रही थी, यवन आक्रमण जो हो रहे थे, उन सब से पार पाने का, विजय प्राप्त करने का, मगध को पुनः स्थायित्व देने का जो कार्य किया वो पुष्यमित्र शुंग ने किया। विदर्भ को जीता और जो यूनानी आक्रमण था उससे मगध और देश की रक्षा की। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया, अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के पश्चात 148 ईसा पूर्व में हम बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि महान विद्वान कवि कालिदास, जिन्होंने 3 नाटक, 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्यों की रचना की है, जिसमें उनका एक नाटक है मालविका अग्निमित्रम। और अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम जो नाटक है उसका जो नायक है वही पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र और उसकी प्रेयसी पत्नी प्रेमिका मालविका थी। तो पुष्यमित्र की मृत्यु के पश्चात अग्निमित्र मगध की गद्दी पर बैठा और वो ही पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी बना। शुंगों की अगर अपन बात करते हैं तो राज्यकाल 112 वर्ष माना गया है। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद या कुल अपन बात करते हैं कि शुंगों का शासनकाल जो माना गया वो है 112 वर्ष माना गया है। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद अग्निमित्र शासक बना, उसका शासन 8 वर्ष का माना गया है। उसके पश्चात उसका पुत्र सुज्येष्ठ 7 वर्ष तक शासन बना। उसके पश्चात अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र शासक बना। वसुमित्र के बाद क्रमशः आंद्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागवत तथा देवभूति शासक बने। भागवती इस वंश का 9वां शासक था। वेशनगर स्तंभ लेख में काशी पुत्र भागभद्र नामक शासक का भी उल्लेख मिलता है, जो संभवतः भागवत का ही नाम था। उसके दरबार में तक्षशिला के यवन राजा एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था, या मगध की पाटलिपुत्र आया था। इस वंश यानी हम जब बात करते हैं शुंग वंश के, तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो था देवभूति, जिसकी हत्या उसके ही मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी। और यह समय है 72 ईसा पूर्व। तो हम आ रहे हैं इतिहास में, जब प्रारंभ से चलते हैं, आदि काल से चलते हैं नीचे से, तो हमने इतिहास पढ़ा 72 ईसा पूर्व तक का। और 72 ईसा पूर्व में शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, वो उसके मंत्री वासुदेव कर्ण के हाथों मारा गया। और इस प्रकार शुंग वंश का अंत हुआ और शुंग वंश की समाप्ति के बाद एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना हुई। उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि शुंगकालीन जो धर्म, कला और साहित्य की। प्राचीन भारतीय इतिहास, धर्म, कला, साहित्य के क्षेत्र में हम शुंग काल की बात करते हैं तो ये अपने आप में ये भी विशिष्ट स्थान रखता है। शुंगों ने मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात राजनीतिक एकीकरण तथा स्थायित्व कायम करने का प्रयास किया। भले ही उनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहा हो, लेकिन उन्होंने जो राजनीतिक एकीकरण और स्थायित्व का प्रयास किया उसको हम ये नहीं नकार नहीं सकते कि वो इसमें सफल नहीं हुए, बल्कि बहुत कुछ हद तक वो इसमें प्रयास में सफल हुए और उन्होंने ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म
को पुनर्स्थापित करने का, पुनर्जीवित करने का भी सफल प्रयास किया। इससे सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की। उसकी मृत्यु के बाद अर्ध शताब्दी तक, यानी पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद भी आधी सदी तक लगभग शुंग वंश चलता रहा। शुंगों ने नंदों मौर्यों के समय की खोजी हुई वैदिक प्रतिष्ठा को नया जीवन दिया। पुष्यमित्र द्वारा ब्राह्मण राजवंश की स्थापित होने पर वैदिक यज्ञ, हवन आदि शुरू हुए। स्वयं पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसका उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। इस समय भागवत धर्म का विशेष प्रचार था, जैसा कि हेलियोडोरस के बेसनगर स्तंभ लेख से में भी इसकी जानकारी मिलती है। कला के क्षेत्र में बात करते हैं तो कला के क्षेत्र में जो भरहुत का और सांची का स्तूप है वो शुंग काल की महत्वपूर्ण देन है। भरहुत स्तूप और सांची का स्तूप है। भरहुत स्तूप क्या कि वेदिका पर शुंगन रजिए शुंगों के राज्य में लिखा हुआ मिलता है। विद्वानों का मानना है कि सांची के तोरण द्वार, जिन पर बड़ी सुंदर तक्षण कला मिलती है, इस समय में ही बने थे, यानी शुंग काल में ही बने थे। तोरण द्वारों तथा स्तंभों पर जनजीवन के चित्रों का यथार्थ प्रस्तुतिकरण सशक्त विश्वास के साथ पाषाणों द्वारा एक मधुर स्वर बोलता हुआ प्रतीत होता है। बेसनगर का गरुड़ ध्वज भी शुंग काल की ही देन है और कला का एक उत्कृष्ट और सुंदर नमूना है। विदिशा में कला के एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ। आलोचकों ने भी शुंगकालीन कला की भूरी भूरी प्रशंसा की है। शुंग काल में साहित्य भी शासकों के आश्रय में काफी फला फूला, यानी साहित्य के क्षेत्र में भी उत्थान हुआ, विकास हुआ। मनुस्मृति की रचना इसी समय प्रारंभ हुई, यानी जो हम मनु की बात करते हैं, आदि पुरुष जो मनु या मनुस्मृति के रचनाकार की बात करते हैं, तो ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं वास्तविकता यही है कि जो मनुस्मृति है वो शुंगकालीन रचना ही है। शुंग काल की जो संस्कृति, सभ्यता, समाज और उसके जो लक्षण थे, उनकी जो विशेषताएं थी, वो उन्हीं के आधार पर वो उसी समाज का चित्रण प्रस्तुत करती है मनुस्मृति। इसमें वैदिक धर्म के अनुरूप समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता तथा वर्ण व्यवस्था को दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया गया। यहीं इस काल में वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने का भी प्रयास किया गया। पतंजलि जो गोनर्द, विदिशा और उज्जैन के मध्य स्थित के निवासी थे, यानी विदिशा और उज्जैन के मध्य के निवासी थे पतंजलि गोनर्द के, वे ने पणिनि की अष्टाध्यायी पर अपना महत्वपूर्ण टीका महाभाष्य की रचना भी इसी काल में, जो व्याकरण ग्रंथ है वो शुंग काल में ही उसकी रचना की थी। प्रिय विद्यार्थियों, हम इसी वीडियो में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भले ऐतिहासिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से चाहे जिसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं हो, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके शुंग वंश का अंत यानी समाप्त करने वाला देवभूति और देवभूति द्वारा स्थापित कण्व वंश की संक्षिप्त थोड़ी चर्चा और करते हैं। बाणभट्ट के अर्थचरित्र से पता चलता है कि शुंग वंश के व्यसनी शासक है देवभूति की उसके अमात्य वासुदेव ने हत्या कर दी। यानी जो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, वो व्यसनी था, आमोद प्रमोदी था, विलासी था, अकर्मण्य था और बाणभट्ट के अर्थचरित्र के अनुसार उसके मंत्री वासुदेव ने हत्या कर दी, जिसके बाद एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना हुई। शुंग के समान ही कण्व वंश के जो शासक थे वो भी ब्राह्मण वर्ण के ही थे। इस वंश के मात्र 4 शासक हुए, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा या सुशर्मन। पुराणों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि कण्वों के समय में मगध राज्य काफी सिकुड़ गया था और उनके अधिकार में मगध और पड़ोस के कुछ प्रदेश ही बचे थे। इस वंश का अंत आंध्रों द्वारा 27 ईसा पूर्व में किया गया। यानी जब हम बात करते हैं कि मौर्य काल का समय
मैं आपको पुनः बता देता हूँ, 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व। और सुंगों का शासनकाल, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 112 वर्ष माना जाता है। तो सुंग वंश का जो शासनकाल है, सुंगों का जो शासनकाल है, वो है 184 ईसा पूर्व से लेकर 72 ईसा पूर्व। और सुंग वंश को समाप्त करके नए वंश की स्थापना करने वाले वासुदेव कण्व द्वारा कण्व वंश की जो स्थापना की गई, उनका समय, उनका शासनकाल है 72 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व। और कण्व वंश का जो अंतिम शासक था वो था सुशर्मा या सुशर्मन, जिसकी हत्या करके एक नए वंश आंध्र वंश ने, यानी जो भारतीय इतिहास में 7 वाहनों के नाम से भी जाना जाता है, उस वंश की स्थापना हुई। धन्यवाद।